नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश की राजधानी दिल्ली स्थित लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट से हर कोई स्तब्ध है। जांच की जिम्मेदारी अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई अधिकारी शामिल हुए थे। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल उठ रहा है कि आखिर मोदी सरकार के इन 11 सालों में पहली बार राजधानी दिल्ली को दहलाने में ये हमलावर कामयाब कैसे हो गए? आखिर चूक कहां हो गई? जो हमलावर थे, क्या वो आतंकी हैं? पेशे से डॉक्टर, इन हमलावरों का आखिर इरादा क्या था? क्यों चुना गया लाल किले से 300 मीटर की दूरी और मेट्रो स्टेशन का वो इलाका, और ये चेन कहां से जुड़ी है? विस्तार से आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सोमवार 10 नवंबर शाम के करीब 6:52 लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में धमाका हुआ। जब विस्फोट हुआ तब कार रेड सिग्नल पर रुकी थी। शुरुआती जांच में यह पुष्टि हुई कि कार में विस्फोटक लदा था। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। दिल्ली में एक कार में धमाका हुआ। ये धमाका करने वाले क्या आतंकी हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। जांच एजेंसियां इस पड़ताल में लगी हैं कि आखिर इसके तार कहां से जुड़े हैं। इससे पहले 13 साल से भी ज्यादा हो गया, फरवरी 2012 में ऐसी ही घटना हुई थी, जब इजरायली दूतावास के पास एक बम विस्फोट हुआ था। इससे पहले 2005 से 2011 की अवधि विशेष रूप से तनावपूर्ण रही थी, जब दिल्ली में कनॉट प्लेस और सरोजनी नगर जैसी घनी आबादी वाले इलाकों में कम से कम 5 आतंकवादी हमले हुए थे। लेकिन वो आतंकी हमले थे। इन हमलावरों का मकसद क्या था? पेशे से डॉक्टर, क्या ये आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं? क्योंकि इस बार का हमला ऐसे इलाके में किया गया जहां पुलिस की भारी सिक्योरिटी चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। तो आखिर कहां हो गई चूक? कई ऐसे अहम बिंदु हैं जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली के इतने संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले इलाके में कार भारी विस्फोटक के साथ कैसे पहुंच गई? क्या सिक्योरिटी चेक में जाने के बावजूद पुलिस नहीं पकड़ पाई? क्या हमलावर ने शातिर तरीके से विस्फोटकों को छिपा कर रखा था? क्या मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं हो सका? विस्फोटक लेकर दूसरे राज्य से दिल्ली में एंट्री लेना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि बॉर्डर पर पुलिस की जांच से गुजरना ही पड़ता है। अहम बात, कार का मालिकाना हक कई बार बदला गया। दिल्ली ब्लास्ट की अब तक की जांच में हमलावरों के उस चेहरे को उजागर कर दिया है जो अब शिक्षित और पेशेवर वर्ग के बीच पनप रहा है। अब तक की जांच में आया है कि डॉक्टर अदील और मुजम्मिल जैसे लोग पाकिस्तान स्थित संगठनों के संपर्क में रहकर साजिश रच रहे थे। फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद होना किसी बड़ी तबाही की ओर इशारा करता है। ये नेटवर्क जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला था, जो ये सवाल पैदा करता है कि क्या आतंकवाद का चेहरा बदल चुका है, और यदि ऐसा है तो भारत को इससे निपटने के लिए नई रणनीति अपनानी होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस घटना में कई लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना पर एक्शन लेते हुए सरकार ने बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक बुलाई। प्रारंभिक जांच में ये एक संदिग्ध आतंकी हमला लग रहा है। आशंका जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले से इसके तार जुड़े हो सकते हैं। इससे पहले CCS की बैठक पहलगाम हमले के ठीक दूसरे दिन यानी 23 अप्रैल को बुलाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई की समीक्षा के लिए भी 30 अप्रैल को CCS की बैठक बुलाई गई थी। दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी ने कड़ा संदेश देते हुए कहा, इसके पीछे जो भी है उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की और ये संदेश दिया कि सभी एजेंसियां एकजुट हों और आपस में समन्वय बनाकर काम करें। उधर विपक्ष ने इस पूरे मामले पर सरकार को घेरा है। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर
इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। जो चिंता और भय का माहौल पूरे देश में उपज रहा है, देश के मन में बहुत सवाल हैं। उन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिल जाते, अब ये ब्लास्ट क्या था, किसने कराया, एक्चुअली क्या है ये, जब तक सरकार ये हमें नहीं बताती तब तक इस पर कोई टिप्पणी करना वाजिब नहीं होगा। बहरहाल एक भय का माहौल है, देश की राजधानी में है। देश की राजधानी में यूं इस तरह से ब्लास्ट होना अपने आप में बहुत सवालों को जन्म देता। कंडेमनेबल है जिस तरह से हुआ है। बेगुनाह लोग जिनका कोई लेना देना नहीं, सड़क पर चलते हुए पता लगा कि वो कोई अपने काम से जा रहे थे, पता लगा कि मौत आई और उनको ले गई। और जिस तरह से ये वाक़या हुआ, मैं इत्तेफाक से रहता भी उस इलाके के अंदर, मेरा घर है, और मैं जानता हूँ वहाँ कितनी भीड़ होती है, किस तरह के लोग वहाँ पर आते हैं। पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं वहाँ पर चांदनी चौक में। तो ऐसी जगह पर ब्लास्ट किया जाना बहुत ही अफसोसनाक है और सरकार इसमें जितनी जल्दी इन सब चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद और जो दोषी लोग हैं उनको देश के सामने लाए। देखिए, बहुत ही कहा जाए कि गंभीर घटना है और ये सिर्फ कुछ व्यक्तियों पर हमला नहीं है, पूरे मानवता पर हमला है। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार और उनकी एजेंसियां इस बात की खोज करने में कामयाब होंगे कि इसमें किसकी साजिश है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, और आने वाले समय में उनको सज़ा भी दी जाएगी। हालांकि अभी तक किसी आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन डॉक्टर शाहीन को लेकर जांच जारी है, जिसका इस ब्लास्ट से सीधा कनेक्शन देखा जा रहा है। कौन है डॉक्टर शाहीन सईद? लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद पढ़ने में बहुत तेज थी और क्लास की टॉपर थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिली। 46 साल की शाहीन की गिरफ्तारी के वक्त उसके नाम पर पंजीकृत एक कार से एक रूसी असॉल्ट राइफल और कारतूस बरामद हुआ था। इसका कथित तौर पर इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई ने किया था, जो इस ब्लास्ट मामले में शामिल था। बताया जा रहा है कि मुजम्मिल के साथ शाहीन का रिश्ता हो सकता है। उसके साथ काम करने वाले पूर्व सहकर्मियों से पता चला है कि उसके पहले पति डॉक्टर हयात थे, जिनसे 2015 में तलाक हो गया था। अब दिल्ली धमाके के तार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक पहुंच रहे हैं। भारत में आतंकी हमलों के लिए 3 से 4 महीनों से साजिश रची जा रही थी। इसके पीछे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा शामिल थे। खुफिया एजेंसियों को इसके संकेत पीओके में आतंकियों के इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन से मिले हैं। जांच एजेंसियों को पता चला है कि जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग अक्टूबर से भारत में एक्टिव हो गई थी, जिनका मकसद लड़कियों का ब्रेन वॉश करना था।
फरीदाबाद से अरेस्ट किए गए 3 डॉक्टर इसी मॉड्यूल का हिस्सा थे। इस मॉड्यूल का दिल्ली ब्लास्ट से लिंक होने के सबूत मिल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां इन सबूतों को वेरीफाई कर रही हैं। यानी ये पेशे से डॉक्टर आतंकी नहीं, बल्कि इनका ब्रेन वॉश कर इन्हें आतंकी बनाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि निशाने पर देश का दिल दिल्ली क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। धीरे धीरे इस मामले में परतें खुलती जा रही हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसका मास्टरमाइंड कौन था और धमाके के पीछे की मंशा क्या थी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो दिल्ली धमाके के जो तार हैं, एक्शन में सरकार है, सीसीएस की बैठक हुई है, लगातार बैठक जारी भी है और हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि सरकार का अगला स्टैंड क्या होगा। देखिए, पहला स्टैंड तो यही होता है कि प्रॉपर तरीके से सारी पूरी अपडेट हो और उसके बाद जो एक्शन लिया जाना है, जो दोषी हैं उनको भी सजा मिले। कौन इसके पीछे है, क्योंकि ये एक छोटी सी कड़ी नहीं है, इसके पीछे की चीजों को समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ चूक कैसे हो गई? एक ऐसा एरिया कि आप लाल किले से 300 मीटर की दूरी, यानी मेट्रो का स्टेशन भी है, चांदनी चौक लगा हुआ है, चहल पहल रहती है, इतने लोगों की जान चली गई, कैसे चला गया? बहुत सिक्योरिटी के नजरिए से यदि समझने की कोशिश करें तो वहां पर ऐसे परिंदा पर नहीं मार सकता, ये कार कैसे चली गई और इतना विस्फोटक था। तो बहुत सारी चीजें हैं। इससे भी बड़ा जो अहम पहलू है वो ये है कि जो ये पेशे से डॉक्टर हैं, जितने लोगों के नाम सामने आए सब डॉक्टर हैं। एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये आतंकी हैं या नहीं है। आज कहा जरूर जा रहा है एजेंसियों की तरफ से कि जैशे मोहम्मद से संगठन जुड़ा हुआ था, लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। और डॉक्टर शाहीन के लिए कहा जा रहा है कि पहले से काफी जो इनकी विंग थी वो एक्टिव थी अक्टूबर से इन सारी चीजों के लिए। लेकिन उसके असल आधिकारिक पुष्टि कहां हुई है? कैसे कह दें ये तो पढ़ रहे थे, ये डॉक्टर थे, ये तमाम चीजें थी, तो कैसे कह दें कि ये पूरी घटना जो थी ये एक आतंकी हमला था? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी हर परत जो है धीरे धीरे सामने आ रही है। मुझे लगता है इस महत्वपूर्ण सीसीएस की बैठक के बाद में सारी चीजें खुलकर आएंगी कि सरकार का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि प्रॉपर जो इनपुट है वो अब दिग्गजों तक जाहिर तौर पर पहुंचे होंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्लियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अनुपम तिवारी, अनुपम जी आपका भी बहुत स्वागत है, विदेश मामलों के जानकार हैं। निपुण आलम बयान, निपुण जी आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर समी आगाई हमारे साथ जुड़े हैं। समी जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आरती, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अनुपम जी, क्योंकि सबसे पहले यदि हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला सवाल आता है, जिस जगह पे ये ब्लास्ट हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, वो चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आप समझिए वहाँ का पूरा डिस्टेंस यदि समझने की कोशिश करें और सिक्योरिटी को समझने की कोशिश करें तो कैसे, और उसमें मतलब 2900 किलो आप समझिए विस्फोटक बहुत बड़ी चीज़ है। वो सिर्फ एक जगह के लिए नहीं था, उसके पीछे की बहुत प्लानिंग थी। तो ये जो चूक हुई है ये कितना बड़ा फेलियर भी हो सकता है और कैसे हो गई? क्या ये संभव था? पूरे चीज़ों को यदि हम समझने की कोशिश करें तो। देखिए राखी, बेसिकली सिक्योरिटी लैब्स तो था, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जो अब सीसीटीवी फुटेज अलग अलग सामने आ रहे हैं वो साफ दर्शा रहे हैं कि दिल्ली से बाहर फरीदाबाद से ये कार निकलती है और बदरपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली के अंदर प्रवेश करती है। बदरपुर बॉर्डर में स्टेट का वो वहां पर नाका भी है, उस नाके से भी निकल जाती है और उसके अंदर विस्फोटक है। उसके बाद वो दिल्ली के अंदर घूमती रहती है और लाल किले के पास आती है। अब अगर डिस्टेंस देखें तो बदरपुर बॉर्डर से या फरीदाबाद से लाल किले की डिस्टेंस करीब 60 किलोमीटर, 50 से 60 किलोमीटर होती है। इतनी दूर वो कार घूमती रही और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं कि ये कार 3 घंटे के आसपास, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे के आसपास तक वो उसी इलाके में रही। एक जगह खड़ी रही, कभी स्लो मूव कर रही थी, कभी तेज मूव कर रही थी, कभी लाल बत्ती पे रुकी थी। तो एक बहुत ही एक अजीब सी स्थिति है और इस तरह की घटना हो जाती है सीधे उस इलाके में जहां पर सुरक्षा
माना जाता है कि देश में सबसे चौबंद रहती है। तो सिक्योरिटी लैप्स तो है, और इसमें निश्चित तौर पर इस सिक्योरिटी लैप्स के ऊपर हमारी एजेंसियों का ध्यान भी गया होगा। तभी आप देखेंगे कि जब जांच की बात आई तो बहुत जल्द इसमें एनआईए को इन्वॉल्व किया गया। जो धमाका हुआ उसका जो केस है उसको यूएपीए के तहत दर्ज किया गया, यानी कि गंभीरता दिखाई गई। लेकिन उस गंभीरता दिखाने के बाद उस सिक्योरिटी लैब्स के कारणों को पता लगाना बेहद आवश्यक है। यहाँ पर जहां पर सिक्योरिटी लैब्स की बात हो रही है इस पर्टिकुलर घटना के साथ साथ, लेकिन हमको वहां पर जांच एजेंसियों की कुछ तारीफ भी करनी चाहिए कि जितनी तेजी से उन्होंने जे.एंड.के में जैश ए मोहम्मद के एक पोस्टर को लगने के तुरंत बाद इस पूरे नेक्सस को डिकोड किया और इन डॉक्टर्स को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ करी जा रही है, उनसे कुछ चीजें बरामद भी हुई हैं, यहाँ तक कि रशियन असॉल्ट राइफल AK-47 बरामद हुई है। तो उस चीज के बारे में सिक्योरिटी एजेंसियों को और उनके आपस में समन्वय को बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए। जिस तरह से जे.एंड.के पुलिस और हमारी दिल्ली की पुलिस और तमाम एजेंसियों ने मिलकर ये काम किया, और 10 से 12 दिनों के अंदर इस पूरे नेटवर्क को, ऑलमोस्ट पूरा नेटवर्क है, क्योंकि 7 डॉक्टरों के इसमें शामिल होने की बात कही जा रही थी, उसमें से 5 या 6 को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, शायद एक अभी बाकी है। तो इस तरह से उस नेक्सस को तो उन्होंने पकड़ा, लेकिन उस पकड़ने के साथ साथ ये जो बात का वाकया हुआ लाल किले के ऊपर, इस पे उनसे कहीं ना कहीं चूक रह गई, और इस चूक की वजह से आज हम देख रहे हैं कि 10 से 12 निर्दोष लोग आज इस दुनिया में नहीं है। और इसकी वजह जरूर तलाशनी चाहिए, और हमको एक चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि आतंकवाद और सुरक्षा एजेंसियों में एक बहुत बड़ा फर्क यह होता है कि आतंकवादियों को सिर्फ एक बार सफल होना होता है अपने आप को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, और जांच एजेंसियों को हर बार सफल होना पड़ता है, तभी वो इसको प्रिवेंट कर पाएंगी। तो अगर इस तरह से देखें तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, जो कि फरीदाबाद से लेकर के दिल्ली तक विस्फोटक आता है, विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद वहां पर जांच एजेंसियां जुटती है, तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता था, या अगर नहीं किया जा सकता था तो ऐसे क्या कारण थे कि वो प्रिवेंट नहीं हो पाया, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अभी ये चूंकि बहुत ही शुरुआती दौर पर इसकी जांच है, अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं पता है, अभी सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। तो कयास के बिना पर हमें बहुत जल्दी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, इस चीज के लिए मैं इस बार कम से कम इस घटना के बाद देश की सरकार और देश के विपक्ष दोनों की तारीफ करना चाहूंगा कि इस बार उन्होंने गंभीरता दिखाई है, और इस मुद्दे को लेकर के बहुत ज्यादा न सरकार की तरफ से बयानबाजी करी जा रही है, न विपक्ष की तरफ से अनावश्यक घेराबंदी करी जा रही है। हाँ, दोनों तरफ से बातें जरूर हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रलाप नहीं हो रहा है, जो कि अक्सर आतंकवादी घटनाओं के बाद देखा जाता था। तो इस तरह की मैच्योरिटी चाहिए हमको, जिससे कि हम इस आतंकवाद के इस नासूर को समय रहते पकड़ सके और किसी भी घटना को ना होने दे। लेकिन अब ये मैच्योरिटी कब तक बची रहेगी, ये देखने वाली बात होगी, और प्लस इसका रिजल्ट कितनी जल्दी और कितनी सटीक तरीके से आएगा, और उसके बाद क्या हम कार्रवाइयां करें। क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने एक चीज कही थी कि भारत की भूमि पर कोई भी आतंकवादी हमला होगा उसको भारत एक्ट ऑफ वार मानेगा। तो अगर इसके लिंक, जिसका पूरी संभावना है कि इसके लिंक सीमा पार से मिलेंगे, क्योंकि जो अब कॉल ट्रेसेस वगैरह के बारे में बातें निकल के आ रही है कि कई सारे ये डॉक्टर्स की कॉल ट्रेसेस सीमा पार से देखी जा रही थी, उनके कुछ हैंडलर्स काम कर रहे होंगे, उन हैंडलर्स के थ्रू सीमा पार से इनका ब्रेन वॉश भी हो रहा था, और इनको कुछ करने के लिए उकसाया भी जा रहा था। तो अगर ये सब बातें सही निकलती हैं, जांच एजेंसियां इसको प्रमाणित कर देती हैं, तो क्या उसके बाद भारत को एक्ट ऑफ वार के तहत पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा और उस जड़ को खत्म करने की कोशिश करेगा, ये देखने वाली बात होगी। मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन इसके जो कई आयाम है वो और भी ज्यादा पेचीदे हैं। बिल्कुल ठीक है, अनुपम जी वापस आऊंगे। निपुण जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी निपुण जी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है अब तक, ना इसकी कहीं पुष्टि हुई है कि ये सब आतंकी थे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो खुफिया एजेंसी हैं उनसे जो इनपुट अब तक में जो आया है सामने, जो तमाम रिपोर्ट से सामने आता है, वो ये कहते हैं कि जैश ए मोहम्मद और तमाम लोगों का है। लेकिन हम उनका जिक्र तब तक नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी अब तक नहीं ली है। तो पहला सवाल तो यही है कि ये आतंकी हमला माना जाए या नहीं। बहरहाल यदि मान लीजिए कोई इनपुट इससे जुड़े हुए मिलते भी हैं, तो क्या हम ये माने कि अब आतंकवाद का चेहरा बदल रहा है? क्योंकि पेशे से डॉक्टर, आप लोग पहले से एक्टिव थे, आप उस जगह पे काम कर रहे थे, और ये धीरे धीरे आप अपनी चीजों को लाकर, मतलब आप समझिए पेशे से डॉक्टर, मतलब कहीं कोई ऐसा कनेक्शन नहीं, आप उस जगह पे आकर इस ग्राफ को, इस पूरी जगह को बढ़ा रहे थे। तो इसके लिए तो भारत की रणनीति इस तरह के आतंकवाद से निपटने के लिए यदि साबित होता है तो कैसे आगे बढ़ेगा भारत, और क्या रणनीति हो सकती है? देखिए राखी जी, अभी हालांकि हमारी सरकार की ओर से
ना तो इसको आतंकवादी घटना के बारे में कुछ बोला गया कि भाई किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है, और जो आपने कहा किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, तो दोनों बातें सही है। लिहाजा हमें सरकार का वेट करना चाहिए, लेकिन कुछ सिम्टम होते हैं जिनके आधार पर हम लोग बेस बना सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एनआईए को ये मामला जाना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार इसको एक सामान्य घटना नहीं देख रही है, इसको बड़ी घटना देख रही है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह के विस्फोटक का इसमें यूज हुआ, वो विस्फोटक करीब 3000 किलोग्राम की मात्रा में और भी पकड़ा गया, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं घटना बड़ी होने का अंदाजा था, और उसको अगर हमारी फोर्सेज ने पकड़ लिया, पहले पकड़ लिया, तो ये कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में भी क्या वो हमला हो सकता है कि पैनिक में आकर इस प्रकार का अटैक हुआ। नहीं तो तैयारी बहुत बड़ी थी। आप सोचिए 3000 किलोग्राम, ये बहुत मायने करता है। अब आपने जो तीसरी बात पूछी, ये नए तरह का पैटर्न है। देखिए, ये जो पैटर्न है ये अमेरिका में हमने देखा था, जिसको हम लोग स्लीपर सेल्स बोलते हैं। जो 2001 की घटना अमेरिका में हुई थी, 9/11 की घटना, उसके बाद अमेरिका ने अपने यहाँ पर जितने स्लीपर सेल्स थे उनको क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था, खत्म किया था। स्लीपर सेल्स का मतलब ये है कि ये लोग बड़े बड़े जो काम करने वाले होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, सब होते हैं, वो किसी वजह से सरकार से, देश से कुछ ना कुछ आपका लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। कोई भी घटना किसी वजह से हो, नाराजगी कोई भी वजह हो सकती है, तो वो पेशेवर लोग भी, जैसे डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, ये अमेरिका में संलिप्त थे, और उन्हीं की मदद के माध्यम से 9/11 का इंसिडेंट अमेरिका में हुआ था। यही कुछ दोहराव देखने को मिल रहा है कि वो भारत के अंदर इस प्रकार के पढ़े लिखे। राखी जी, एक बात और भी है, आज एक भ्रांति जो बार बार कहा जाता है कि आतंकवाद हो या हिंसा जो हो, ये गरीबी में या जहां पर विकास ना हो वहां पर पैदा होता है। लेकिन जब इस प्रकार से हमने देखा कि डॉक्टर्स, वहां पर आपकी जो ह्यूमनिटी से जुड़ा हुआ आपका प्रोफेशन होता है, इसमें कहा जाता है कि भाई आपका ईश्वर के बाद डॉक्टर ही होता है, वही इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त होगा, तो आप देखिए कि आतंकवाद का चेहरा ये भी हो सकता है कि पढ़ा लिखा युवक, और वो भी ऐसे पेशे से जिस पेशे को ईश्वर की तरह देखा जाता है, कि जब डॉक्टर कोई मरीज को बचाता है तो मरीज यही कहता है कि आप मेरे भगवान की तरह से हैं। तो ऐसे प्रोफेशन को भी अगर चुन लिया जाता है, तो आप समझिए कि आतंकवादी किस कदर तक माइंड वॉश करते हैं और किस प्रकार आपके मस्तिष्क पर कंट्रोल करते हैं। तो भारत के लिए जो कहा जाता था ना कि भारत के दुश्मन बॉर्डर पे तो हैं, लेकिन बॉर्डर के साथ अंदरूनी भी हैं, उन पर भी गौर करना होगा, उन पर भी ध्यान देना होगा। और भारत सरकार ने नीति अपनाई भी है कि हम केवल आतंकवाद को नहीं, बल्कि आतंकवाद के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी खत्म करेंगे, और ऐसी मानसिकता रखने वालों को भी क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही कड़ी, और केवल सरकार की नहीं, हर भारतीय की एक जिम्मेदारी है, उनको भी अपने आसपास इस प्रकार की कोई एक्टिविटी में संलिप्तता दिखाई देती है तो तुरंत सरकार को इन्फॉर्म करना चाहिए। क्योंकि मैं अमेरिका का जो पैटर्न देखा था स्लीपर सेल्स का, वहां पर सरकार ने पूरा कंट्रोल ही ऐसे किया कि आम नागरिक ने भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। उन्हें जिस पर भी शक होता था वो सरकार को इन्फॉर्म करते थे, और सरकार उस पर क्या करती, एक्शन लेती थी। तो मुझे लगता है कि बहुत सावधानी और बहुत संजीदगी से इसको देखने की जरूरत है। ये राखी जी। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। मुझे लगता है समी जी से भी एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाए, उसके बाद जो राजनीतिक रूप से हमारे साथ बैठे हैं पैनलिस्ट, उनके पास में आऊंगी। समी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है। सर मुझे लगता है आपसे एक बहुत जायज़ और जेन्युइन सवाल मेरा इसलिए होगा, हो सकता है बहुत इस घटना के बाद बहुत सारे लोगों के मन में जो बात आई हैं, जो कड़ियां जुड़ेंगी, जो चीज़ें आएंगी, आतंकी हैं नहीं है, पाकिस्तान का कनेक्शन है नहीं है, सब एक तरफ है, वो बाद में आएगा। लेकिन सर पेशे से डॉक्टर, सभी लोग मुस्लिम, क्योंकि आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुझे उस पॉइंट पर जाना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। पेशे से डॉक्टर, सभी लोग मुस्लिम, कैसे हमलावर हो गए? या आने वाले समय में मान लीजिए जो चीज़ें कही जा रही हैं वो होती हैं, तो क्यों, और हमेशा इसी वर्ग से चीज़ें क्यों? हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि सीसीएस की बैठक हुई, इसके पहले सीसीएस की बैठक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई थी। ये छोटी सी बैठक नहीं है, कोई भी चीज़ें आई होंगी, सरकार के पास इनपुट होंगे, तब ये चीज़ें हो रही हैं। तो सर ये कड़ियाँ कैसे जुड़ रही हैं, क्या है इसके पीछे, ये पेशे से डॉक्टर हमलावर क्यों? राकेश जी, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार, और पैनल में बैठे हुए सभी हमारे साथियों को मेरा नमस्कार।
सर्वप्रथम तो मैं 10 तारीख को जो दिल्ली में धमाका हुआ है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उसमें जिन भी परिजनों के लोगों को हताहत होना पड़ा उनके प्रति मेरी संवेदना है। देखिए, ये घटना बहुत बड़ी घटना है और इसकी कल्पना करना भी एक आम आदमी के बस में नहीं है। और जिस प्रकार से भी आपने फरमाया कि पढ़े लिखा तबका, जिसको हम व्हाइट कॉलर टेररिज्म भी कह सकते हैं, कि शिक्षित वर्ग के ये डॉक्टर लोग अगर रेडिकलाइज होकर इस तरह की घटनाओं में शामिल हो रहे हैं या इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये मुस्लिम समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो इस पर गंभीरता से विचार करें। और जिस प्रकार से उमर मोहम्मद जो कि ब्लास्ट में मारा भी गया है, अभी तक इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन इसमें जिस प्रकार से ये गाड़ी लाल किले तक पहुंची, जो कि अति सुरक्षित क्षेत्र है और जहां से लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित भी करते हैं। और अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि बदरपुर बॉर्डर से लेके और लाल किले तक 50 किलोमीटर का जो एरिया है, वहां तक ये निर्बाध रूप से जो है गाड़ी पहुंच गई। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी अगर ये गाड़ी वहां तक पहुंच जाती है तो निश्चित तौर पर हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि उन्होंने किस प्रकार से इस पर ऐसे मामले में लापरवाही बरती और क्यों ना अभी तक इसमें कोई सरकार के पास इनपुट नहीं था। जिस प्रकार से 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इतना सारा विस्फोटक किस प्रकार से वहां जमा हो गया, जबकि पूरे देश के अंदर हमारी जो हाई लेवल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो हमेशा सक्रिय रहती हैं और समय समय पर उसका अवलोकन भी होता रहता है। लेकिन ये जो घटना है ये इस ओर इंगित जरूर करती है कि जैसे अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि 9/11 की घटना, तो हम इसको किसी भी रूप से जोड़ लें, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। और इसका मतलब ये है कि ये लोग जो भी इसके पीछे हैं, भारत सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और अभी आप कह रही थी सीसीएस की मीटिंग हुई, तो सीसीएस की मीटिंग जब भी होती है जब कोई ऐसी आतंकवादी की बड़ी घटना होती है, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर घटना हुई थी। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपसे कि मोदी सरकार में अभी तक जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं वो 2016 से लेकर 2025 तक, पठानकोट में 2016 में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 7 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। 2016 में उरी में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 17 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। 2017 में सुकमा नक्सली हमला हुआ जिसमें 25 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। 2018 में सुजवान आतंकी हमला हुआ जिसमें 6 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। 19, 20, 21, 23, 24 और 25 में जो अभी फिलहाल पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 26 हमारे नागरिकों की जो है मौत हुई। और अब 25 तारीख 2025 में दिल्ली में जो आतंकवादी हमला जिसमें लगभग अभी तक 15 नागरिकों की मौत का जिक्र हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी विचारणीय है कि जो गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ वो गाड़ी सलमान के नाम रजिस्टर्ड थी हरियाणा से। और अभी तक जो हमारी जानकारी मिली है, मैं समझता हूं कि वो उसने वो जो जानकारी के मुताबिक सलमान ने वो गाड़ी किसी देवेंद्र को बेच दी थी। तो अब उस देवेंद्र का क्या हुआ, और उसने उस देवेंद्र ने किसी और तीसरे व्यक्ति को बेच दी जिसका नाम शायद दिनेश है संभवतः। मैं मतलब इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन घटनाओं में ये देखने वाली बात है कि ये जो 5 आतंकवादी डॉक्टर मुस्लिम समाज के हैं, जिसमें डॉक्टर आदिल है, डॉक्टर मुजम्मिल है, डॉक्टर परवेज अंसारी है, डॉक्टर शाहिदा है, ये सब लोग इस प्रकार की घटनाओं में मुलव्विस बताए जा रहे हैं। अब ये एक गंभीर चुनौती है भारत सरकार के सामने कि वो इसकी गहनता से जांच करे और जो दोषी हैं, मेरी एक तो भारत सरकार से मांग है कि अगर इसमें जो भी आतंकवादी घटना में शामिल है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए, जिससे लोगों को एक संदेश जाए कि भारत सरकार के खिलाफ
जो भी इस तरह की गतिविधियां करेगा, क्योंकि इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं वो एक्ट ऑफ वार, भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि इस प्रकार की जो भी घटनाएं होंगी वो एक्ट ऑफ वार मानी जाएगी। तो ये भारत सरकार के खिलाफ ये आतंकवादी घटना है, तो ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए ताकि और इनसे जो इंस्पायर होने वाले लोग उनको भी सबक मिले और इसको जड़ से समूल नाश होना चाहिए। और इसकी गंभीरता इस बात से भी देखी जानी चाहिए कि इनके कितने और ऐसे मॉड्यूल हैं जो हमारे देश में घूम रहे हैं जो समाज के लिए जो हानिकारक है। तो मैं तो आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ऐसी आतंकवादी घटना को रोकने के लिए बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के जो भी देश हित में हो उसके लिए उचित कार्रवाई करे और ऐसी आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। ठीक है, चलिए सौम्या जी वापस आऊंगी। केसी जैन जी मुझे सुन पा रहे हैं? केसी जैन जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमें यहाँ पर जो एक अपडेट भी है और सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम ये कह रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट कोई नहीं करता, लेकिन कार ब्लास्ट पर कैबिनेट का प्रस्ताव हुआ है। दिल्ली से ये बड़ी खबर भी है, दिल्ली धमाके को आतंकी घटना मानी गई है। मैंने पहले ही कहा था यदि कोई इनपुट आता है, कोई भी चीज आती है तो उस चीज पर हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि ये क्या था। अब देखिए पूरी जांच पड़ताल हो रही है, ये कनेक्शंस कैसे निकलते हैं। लेकिन केसी जैन जी, ये हमारे लिए यदि सरकार ने मान लिया कि ये आतंकी घटना है तब ये हमारे लिए और एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा होता है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम फेलियर हुए, इसको हम नकार नहीं सकते। दूसरी चीज, यदि ये आतंकी घटना ही मान ली जाएगी तो ये तो और बड़ी बात हो गई सर, क्योंकि आप जो डेस्टिनेशन है, जो प्लेस है, वहां पर कैसे और किस तरीके से और फिर इसका जवाब क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी देखिए रेखा जी, अभी आदरणीय अनुपम जी ने एक बात कही कि जिस तरीके से लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ और ये कहीं ना कहीं जो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनकी एक बड़ी सफलता है कि ये कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई के फिराक में ये लोग थे। और जिस तरीके से 3000 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है, इसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं ये आतंकी घटना ही है। आपका अभी जो सरकार ने जिन चीजों को स्वीकार किया उसके पहले अनुपम जी इन सारी चीजों को रख रहे थे। और नुपुर जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि सरकार ने उसमें जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की है और NIA को जांच दी है, इससे भी कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि घटना बड़ी घटना है और ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हो, बाहर से जुड़े। तो देखिए ये चीजें अब कुछ कुछ स्पष्ट हो रही हैं, लेकिन अभी भी हमको वेट एंड वॉच की आवश्यकता है। लेकिन बात ये है उन सब चीजों के साथ साथ कि देखिए पहली बात तो इसमें एक चीज और आई है कि ये जो विस्फोटक है और ये जो फर्टिलाइजर है, इसका उपयोग करके बनाया गया है। तो ऐसे में कई बार ये भी होता है कि अगर दिल्ली में इस तरीके से अगर फर्टिलाइजर के आधार पर गाड़ियां चेक होंगी, इतना पैनिक हो जाएगा सब चीजें कि हमें लगता है कोई आदमी अपने काम पे समय से पहुंच ही नहीं सकता है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, और अभी आपने जो सवाल किया कि भाई कहते गरीब लोग या प्रताड़ना से या बदला लेने की भावना से वो कुछ कर सकते, ना ये पाकिस्तानी थे, ना ये गरीब थे, न ये अनपढ़ गंवार थी। डिबेट में ऐसी मानसिकता है इनके अंदर, इन चीजों को इतनी आसानी से मॉड्यूल के रूप में काम कर रहे और मॉड्यूल के साथ साथ ये इतनी बड़ी घटना, आदिल हो, मुजम्मिल हो, डॉक्टर शाहीन हो, अब महिलाएं भी शामिल हो रही हैं और ये फिदाइन हमला कहा जा सकता है, क्योंकि जो उम्र का नाम इसमें आया है और जो विस्फोटक गाड़ी के साथ था, जो अभी तक माना जा रहा है। लेकिन अभी हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर महोदय उन्होंने कई सारे तथ्य पेश किए जो बिल्कुल सिरे से खारिज करने वाले। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, हम उनका स्वागत करते हैं कि जो भी इसमें शामिल है कड़ी से कड़ी कार्रवाई, देखो उसको कोई रोक नहीं सकता है।
बहुत कड़ा एक्शन होगा, उसको कोई बचा नहीं सकता है, कोई भी चाहे बचाना बचा नहीं सकता। भारत देश इतना कमजोर नहीं है, ना हमारी न्यायपालिका इतनी कमजोर है, ना हमारी संवैधानिक व्यवस्था इतनी कमजोर है कि कोई आतंकवादियों को बचा करके ले जाएगा। तो देखिए, अभी कहा कि भाई वो गाड़ी किसके नाम थी, उसके बाद देवेंद्र के पास आई, देवेंद्र से दिनेश के पास आई, ये लोग कहाँ हैं, क्या है। बात ये गाड़ी किसके पास थी, विस्फोट चोरी करके भी गाड़ी विस्फोट की जा सकती है, उसमें तो साफ सुथरा आदमी हो सकता है। अपनी गाड़ी खड़ी की, गाड़ी लेके गए आतंकवादी और फिजाई हमला कर दिया। केसीजन जी, ये बात ठीक है। देखिए, गाड़ी किस किस के पास गई, किस किस की थी, ये तो सवाल है नहीं, ये बात का सवाल है। सवाल इस बात का है कि गाड़ी किसकी थी, चली गई, उस पे विस्फोटक इतना कौन लाया, कहां से आया, ये किसकी मिली भगत थी, क्यों उस जगह को चुना गया, दिल्ली क्यों, लाल किले से मेट्रो स्टेशन क्यों, चांदनी चौक क्यों, और आतंकी घटना अभी तक माना नहीं जाता, पेशे से सबके सब डॉक्टर, सबके सब मुस्लिम, तो ये तो कनेक्शन निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है बहुत जल्दी से, क्योंकि आदेश हो गए हैं, आतंकी घटना मान लिया गया, तो मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण बैठक थी, प्रस्ताव पारित हो चुका है, दोषियों को अब अलग तरीके से इन चीजों पर सामने लाया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। केसीजन जी, एक सेकंड में आऊंगी, छोटी छोटी सी दो प्रतिक्रिया आ जाए। हाँ बोलिए, अच्छा बोलिए जल्दी से। देखिए, सीसीएस की बैठक के बाद ये लगभग तय हो गया था कि ये घटना आतंकवादी घटना है, इसको जो हमारी जांच एजेंसियां इसको मान रही, ये अलग बात है, इसकी घोषणा हुई। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये, जिस चीज को आप बार बार दोहरा रही हैं कि स्लीपिंग मॉड्यूल के रूप में, या उनकी क्या मानसिक स्थिति रहती है कि समुदाय विशेष के लोग इतनी जल्दी प्रभावित कैसे हो जाते हैं, कि भाई जिसका कोई मतलब नहीं, डॉक्टर होकर के आप दूसरे भगवान के रूप में, सेकेंड गॉड के रूप में आप हैं, आपका काम जान बचाना है, जान लेने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और पढ़े लिखे वर्ग के लोग, डॉक्टर्स लोग, इंजीनियर्स लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, तो समुदाय विशेष के लोग क्यों इसमें शामिल हो जाते हैं? बिल्कुल केसीजन जी, ठीक है, ये चिंताएं बहुत जायज हैं, और इसीलिए मैंने ये सारी बातों को रखा है, क्योंकि यही सारे वो पॉइंट्स हैं जो हम सबको मंथन करना है और पब्लिक डोमेन में जाएंगी। शिवानंद जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी, गुड इवनिंग राखी जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, जो दिल्ली में जो घटना हुआ है, मैं निंदा करना चाहता हूँ घोर। दूसरी बात, जो संवेदनशील भावना से मैं बहुत ही देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ। इतने उनका चौकीदार का जिम्मेदारी क्या है? आज 30 लोग गए, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का हस्बैंड, आज इतना होने के भाई ये सब जिस तरह से हुआ है, इसके जिम्मेदारी लेने की जवाबदारी क्या है? 2019 जो पुलवामा अटैक हुआ, उसमें भी उस टाइम मलिक साहब बार बार बोल रहे थे गाड़ी किसका है, आज तक गाड़ी ओनर पता ही नहीं हुआ। और इनका चौकीदार का ड्यूटी क्या है? अमित शाह जी 26/11 जब बॉम्बे बम ब्लास्ट होने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने खुद मुंबई सब दौरा कैंसिल करके मुंबई आके सब मीटिंग करके पूरी तरह से उन्होंने जिम्मेदारी लेके वहां के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा। होम मिनिस्टर शिवराज पाल चौकरकर यूपीए 1 का मेरे मामा जी थे, उनको रिजाइन देना दिया कुछ, और खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने पूरा देश की माफी मांगा। नरेंद्र मोदी साहब का चौकीदार का काम क्या है? उन्होंने देश के बारे में कौन सा अच्छा काम किया बताइए? पुलवामा जो अटैक हुआ तो उन्होंने 2019 में मलिक साहब बार बार बोल रहे थे, आज तक गाड़ी का ओनर पता नहीं, आज तक। और RDX 3000 वो भी छोटा नहीं है। इसके पहले महाराष्ट्र में RDX पकड़ा गया, हरियाणा में पकड़ा गया, पंजाब में हुआ, उसके बाद गुजरात में हुआ। ये चल क्या रहा है? आज तक उसमें जांच ही नहीं हो रहे। दूसरी बात, आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी चांदनी चौक में बम ब्लास्ट होने के बाद उन्होंने सब दौरा कैंसिल करके, वो रुकना चाहिए था देश के लिए। अगर इतना ही है, उन्होंने ट्वीट करके बोलते बिहार लोगों को माता भगिनी आके भर भर के वोटिंग कीजिए। शर्म आना चाहिए। मैं नेशनल चैनल पे बैठ के मैं निंदा करना चाहता हूँ राखी जी। दूसरी बात, आदरणीय देश के पंतप्रधान भूटान की जो जन्मदिन के लिए गए और उधर जाते समय अदानी को लेके गए, अदानी को जाके हाइड्रोजन का उधर प्रोजेक्ट का डील करने गए। शर्म आना चाहिए मोदी साहब को। मोदी साहब और अमित जी दोनों 1 मिनट भी चेयर पे बैठने का अधिकार नहीं है। आज देखिए,
अदानी के साथ जाके इन्होंने एग्रीमेंट किया और साइन कर रहे हो भूटान के इनके साथ। शर्म आना चाहिए। मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ। देश की जिम्मेदारी क्या है? दूसरी बात, अरे जैन साहब मेरे को बोलने दो। मैंने आप बात करते थे, मैंने कुछ नहीं बोला है। राखी जी उनको क्या चल रहा है? चौकीदार की जिम्मेदारी क्या है? ये अदानी का एग्रीमेंट करने गए, शर्म आना चाहिए। ये बीजेपी आरएसएस आतंकवादी काम कर रहे हो, देश विरोधी काम कर रहे हो। कौन सा अच्छा काम किया? दूसरी बात, राखी जी रेखा गुप्ता एक सेकंड रुकिए सर, देखिए एक मिनट प्लीज रुकिए, बोलने दीजिए, मैं जल्दी से कंप्लीट करा रही हूँ, प्लीज रुकिए। राखी जी मैं उनके बात करते समय मैंने बात नहीं रखा। ये क्या चल रहे नाटक, तमाशा हमेशा हर जगह इनका ही तमाशा। हम तमाशे देखने आए क्या? बकवास सुनने आए क्या? हम चैनल पे आए हमारा बात रखने के लिए। आप लोग सिर्फ मुस्लिम लोगों को टारगेट करके हाथ ऊपर करके ये जिम्मेदार नहीं है। चौकीदार का ड्यूटी क्या है? बीजेपी राखी जी बीजेपी कनेक्शन चुनाव में अगर अपील हो रही है तो उसमें भी दिक्कत आपको है। अरे राखी जी शर्म आना चाहिए। अमित शाह की जिम्मेदारी क्या है? रेखा गुप्ता की जिम्मेदारी क्या है? दोनों भी रिजाइन देना चाहिए। माता बहनों को 26 माता बहन सिंदूर पे उठाया गया, क्या काम किया? राखी जी उसको म्यूट करो, मेरे को बात रखने दो। राखी जी केसी जैन जी मेरे पास 2 मेहमान और हैं और समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, प्लीज कम से कम थोड़ा सा तो ध्यान रखिए। बाकी लोग बहुत पेशेंस लेके आप लोगों को सुनते हैं, सब एक दूसरे को सुनते हैं। राखी जी ऐसा मत करिए ना प्लीज। राखी जी बीजेपी आरएसएस का पी कनेक्शन। केसी जैन जी अभी रुक जाइए प्लीज। राखी जी बीजेपी आरएसएस का पी कनेक्शन क्या है? पी कनेक्शन, पी फॉर पार्लियामेंट अटैक, पठानकोट अटैक, पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक। पी कनेक्शन बीजेपी आरएसएस का क्या है? मैं पुणे से शिवानंद जी मुझे एक बात समझ नहीं आती। शिवानंद जी एक मिनट, बीजेपी का इन अटैक से क्या लेना देना है? क्या बीजेपी आरएसएस अटैक करवा रही है? अरे 11 साल से इनके सरकार है, इनकी जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन अटैक ये लोग करा रहे हैं, हम कैसे बोल सकते हैं? प्रोफाइल राखी जी थोड़ा भी दिल्ली में ड्रिंक करके गाड़ी चलाए ना पुलिस पकड़ते। क्या बोल रहे राखी जी? शर्म आना चाहिए। नेशनल चैनल पे ये बीजेपी प्रवक्ता बात कर रहे, नौटंकी चल रहे सब जगह। ये नौटंकी बंद करो, जरा रुको। बिहार चुनाव होने के बाद, इंडिया गठबंधन सरकार आने के बाद पूरा जांच होगा, तुमको इसको भुगतना पड़ेगा। अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए, रेखा गुप्ता जी रिजाइन देना चाहिए। चौकीदार की ड्यूटी क्या है? चौकीदार जाके अदानी के साथ एग्रीमेंट करने के भुगतान, शर्म आना चाहिए। माता भगिनियों के नाम पे तुम लोग सिंदूर के नाम पे राजनीति करते हो। शिवानंद जी मैं आपकी सारी बातों को समर्थन करती हूँ, लेकिन एक चीज को क्रॉस करूंगी। मोदी जी को थोड़ी पता था कि भूटान जाएंगे यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा, वापस आए तो वहां से। हम जिस लाइन पे हम उस पर बात करें ना, हम सिर्फ विपक्ष में होने के नाते सिर्फ काउंटर क्यों कर रहे हैं? राखी जी सर मैं कभी नहीं बोलती, बट आज बोलना पड़ रहा है। नहीं बार आप टोका मत कीजिए, मेरे को बात रखने दीजिए प्लीज। सर आप गलत बोलोगे। संवेदनशील है और हिंदुस्तान नहीं राखी, हिंदुस्तान सर्वोपरि है। तो अभी 26 माता भगिनियों के टाइम इंडिया गठबंधन एलओपी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, स्टालिन जी, हम पूर्व ममता बनर्जी, सब लोग हम सपोर्ट किया मोदी सरकार को। क्या किया मोदी सरकार ने? तो सर्वदलीय सीसीएस मीटिंग को मोदी साहब नहीं आए। शर्म आना चाहिए। जैन साहब यहाँ बैठ के बकवास कर रहे हो, हम बकवास सुनने थोड़े है। अभी उन्होंने मीटिंग लिया, राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया? राहुल गांधी जी एलओपी है, देश का उनकी जिम्मेदारी नहीं है मोदी साहब का? क्या छुपाना चाह रहे हैं अमित शाह जी? क्या छुपाना चाह रहे हैं मोदी जी? सच्चाई सामने आने दो। सच्चाई क्यों नहीं आ रहे? राखी जी शर्म आना चाहिए। 3000 ग्राम आरडीएक्स आ गए कैसा? और वहां दिल्ली में पहला सीपी में कैनॉट प्लेस में गाड़ी घूम रहा था, उधर अटैक होने वाला था। ड्रिंक का ड्राइव में मैं दिल्ली हर 10 दिन रहता हूँ राखी जी, कोई भी ड्रिंक करके गए तो गाड़ी पकड़ते हैं। और आरडीएक्स आ गए कैसे? इतना हाई प्रोफाइल। सोनिया गांधी जी रहते, राहुल गांधी जी है, मोदी साहब है, अमित शाह जी है, राष्ट्रपति जी है। इनका जिम्मेदारी क्या है चौकीदार की? सिर्फ 10 लाख का सूट पहनना है, पाकिस्तान जान के बिरयानी खाना है। ये शर्म आना चाहिए। भूटान जाके इन्होंने अदानी के साथ एग्रीमेंट करने गए। ठीक है शिवानंद जी, चलिए मेरे पास क्योंकि समय की सीमा है, प्लीज छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए। 1 सेकंड रुकिएगा।
संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? रेखा गुप्ता और अमित शाह जी दोनों भी ध्यान देना संदीप जी, चाहिए इस पूरे घटनाक्रम को देखें, क्योंकि अब इसको आतंकी घटना तो मान लिया है सरकार ने और उस तरीके से इस पर पूरी जांच भी होगी, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये उस तरह का आतंकी हमला नहीं था जैसा कि हमने अक्सर देखा, और ये चीजें इक्का दुक्का ही इस तरीके से चीजें हुई हैं। पेशे से डॉक्टर, पहले से पूरा ब्रेन वॉश हो रहा था, पहले से पूरी जमावट की गई थी, ये बहुत घातक है। देखिए राखी जी, जैसे आपने आतंकवादी हमले देखे, ये उसी तरीके का आतंकवादी हमला था और उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने पुलवामा की बात कर ली, आपने पहलगांव की बात कर ली, उरी की बात कर ली, तमाम आतंकवादी हमलों की बात कर ली। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि इस बार अगर हिंदुस्तान में आतंकवादी हमला हुआ तो पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं रहेगा नक्शे पर। तो एक तो हमें सबको वो भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अब होने वाला है आगे एक्शन, क्योंकि उन्होंने इस बार कश्मीर को नहीं चुना आतंकवादियों ने, उन्होंने दिल्ली को चुना, देश की राजधानी को चुना, जहां मोदी जी रहते हैं उस जगह को चुना, और जो लाल किले के पास ये बम विस्फोट हुआ है, ये मानिए अब दिल्ली का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे रहते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हो, लाल किला देखने वाले लोग हो, जामा मस्जिद जाने वाले लोग हो, चांदनी चौक जाने वाले लोग हो, चाट खाने के शौकीन हो, कपड़ा खरीदने के शौकीन हो, हर चीज का वो एक सेंटर पॉइंट है। पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन भी वहां पर है। तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान वहां पर किया जा सकता था और सरकार को यह बताया जा सकता था कि आपकी सिक्योरिटी को तोड़ते हुए हम यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी हमला कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले मोदी जी की सरकार से पहले अटल जी की सरकार के टाइम में आतंकवादी संसद के अंदर भी घुस चुके हैं, ये चीजें भी किसी छुपी नहीं है। लेकिन हमारी सरकारों ने क्या प्रबंध किए, किस तरीके से वो आतंकवादियों को पकड़ेंगे, किस तरीके से इस तरीके के बम विस्फोट ले जाने वाली गाड़ियों को वो चेक करेंगे, इसलिए हमारे पास इसका कोई रोड मैप नहीं है राखी जी, और आज तक भी नहीं है। और आप ये मानिए अगर देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके का विस्फोट हो सकता है तो ना लखनऊ सेफ है, ना मुंबई सेफ है, ना कोलकाता सेफ है, वो सब तो इससे बाद की चीजें हो जाती हैं। तो क्या एक्शन किया, क्या प्रिपरेशन थी, मुझे नहीं लगता कुछ भी तैयारी थी। और राखी जी, मैं तो दिल्ली में चलता हूँ, गाड़ी लेके घूमता हूँ, कभी भी आज तक इतना टाइम हो गया करीब पिछले 20 सालों से कभी कहीं भी हमारी गाड़ी रोक करके किसी ने चेक नहीं की। अदरवाइज दिल्ली में समय समय पर इस तरीके की चेकिंग होनी चाहिए ताकि आदमी के अंदर डर रहे कुछ भी गलत सामान ले जाने का, कि मेरी गाड़ी के अंदर कुछ भी होगा, मैं कहीं भी पकड़ा जा सकता हूँ। लेकिन एक चीज पर बड़ा फोकस रहता है, आप दिल्ली में घूमेंगे तो अगर आपकी बेल्ट नहीं लगी होगी तो आपकी जेब से 10,000 रुपए गए, पुलिस वाले पता नहीं कहां से प्रकट होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपकी गाड़ी का धुआं दे रही होगी तो पोल्यूशन में आपके 10-20 हजार रुपए गए। अगर आपकी गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा होगा, आप शॉपिंग करके लाए होंगे, उसमें ज्यादा सामान दिख गया तो आपकी चेकिंग हो जाएगी। मतलब ये देखिए फोकस कहाँ है, हमारी जो एजेंसियां हैं उनका फोकस है मनी मेकिंग में। तो इन चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा, इन चीजों पर भी एक्शन लेना पड़ेगा। हमें ईमानदारी से अपने देश की सुरक्षा के लिए काम करने की जरूरत है। जब देश के लिए हम ईमानदार हो जाएंगे, चाहे वो आम आदमी हो चाहे हमारे अधिकारी हो, तो मुझे लगता है काफी चीजें पकड़ी जा सकती है। दूसरी एक हमारे समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है राखी जी, अगर आपके घर के बराबर में कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है जो संदेहास्पद है, हम उससे नजरें चुरा लेते हैं। हम चक्कर में नहीं पड़ते पुलिस स्टेशन में बताने के, ना किसी जांच एजेंसी को, ना किसी अधिकारी को। हम सोचते हैं हमारा काम नहीं है, हमें बचना है। कई देश आज तक इसलिए सुरक्षित है, चाहे वो जापान हो या दूसरे देश हो, कि वो जो भी उनको गलत लगता है उसकी इंफॉर्मेशन टाइम से वो कन्वे करते हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से की बात, चाहे वो डायरेक्ट नंबर्स होते हैं सभी एजेंसियों को उनको करके। तो हमें भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने की जरूरत है। हमारे दाएं बाएं कई ऐसी चीजें होती हैं जिन पे हमारा ध्यान जाता है लेकिन हम इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है संदीप जी। आरपी श्रीवास्तव जी, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि अब तक सवाल था कि यह आतंकी घटना है या नहीं, सरकार ने माना, ये बड़ी खबर है देखिए, क्योंकि जो बैठक हुई कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ, अब इस पर कार ब्लास्ट पर जांच तेज करने के आदेश है। अगला एक्शन क्या होगा यदि आतंकी घटना मान लिया गया है, ये किसी से छिपा नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी सामने नहीं आती, कुछ इंटरनल सीक्रेसी भी होती है जिसका ध्यान रखा जा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आरपी श्रीवास्तव जी, इन सबके बाद में ये जो सिनेरियो आया, ये जो मॉड्यूल की बात की गई, जो पहले से ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी वर्ग से रिलेटेड ही हैं, ये किस तरीके का आतंकवाद है? देखिए राखी, जहां तक मॉड्यूल की बात, आप ये देखिए, अब चूंकि सरकार ने मान लिया कि आतंकवादियों की घटना है, आतंकी घटना है,
तो अब इस चैनल पर बोलने में कोई परेशानी नहीं है कि आतंकवादियों ने हमला किया, क्योंकि सरकार ने मान लिया है। दूसरी बात है, CCA के बैठक के बाद सरकार ने सख्त निर्देश दिया पूरे देश, पूरी एजेंसियों को तमाम की इस पर कड़ी कार्रवाई करें। अब रही बात जिस मॉड्यूल की बात हम कर रहे हैं, मॉड्यूल देखिए क्या है कि चूंकि जिस तरह से जिन लोगों के नाम यहाँ पर आए हैं, आतंकियों ने एक अलग तरह का मॉड्यूल पेश किया है जिससे सजग रहने की ज़रूरत है। अभी हम सुन रहे थे कि हम सिविलियन की भी जिम्मेदारी है कि आसपास कोई ऐसी घटनाएं होती हैं या कुछ गतिविधियां हो रही हैं तो उसकी जानकारी हम नागरिकों की भी है कि इस बारे में जानकारी दें। एक जो इस तरह का जो मॉड्यूल आ जाता है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। हम नहीं जाना चाहते। देखिए, चूँकि ये घटना हुई, हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ, NIA तमाम तत्काल मौके पर पहुंचकर उनका शुक्रिया भी अदा किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तत्पर हुई, हम लोग खुद उस खबर को दिखा रहे थे लगातार TV चैनलों पर, हमारे यहाँ खुद हमारी स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिखा रहे, जो तत्परता दिखाई। गृह मंत्री जी वहाँ पर पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचे, और ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा राजनीति से अलग हट के सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश का मामला है। और जब डॉक्टर्स जिन लोगों को भगवान के बाद दूसरा रूप कहते हैं, कितने लोगों का इलाज कर चुके हैं लोग, अगर उनके नाम आते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बड़ी गंभीर मामला है। सुबह अब जब फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद होता है और उसके शाम को ही विस्फोट हो जाता है, तो अनुपम जी का ये कहना कि 50 किलोमीटर तक वो विस्फोटक आया कैसे। देखिए, दिल्ली में हम लोग भी चूँकि रहे हैं, ऑलरेडी वहाँ मीडिया में थे, दिल्ली में चेकिंग वगैरह भी होती है, लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि भाई आप जो चेक कर रहे हैं किन चीज़ों का, बेल्ट नहीं लगा, ये नहीं लगा, लेकिन आप ये भी देखिए ना, इतना भारी मात्रा में विस्फोटक आना और लाल किले तक पहुंच जाना, और आप ये समझिए ऐसे जगह पहुंचना जहां पूरी तरह से सिक्योरिटी है, चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तमाम पुलिस बल तैनात है, और इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर वहाँ पर इस तरह का विस्फोट होता है तो सरकार को निश्चित रूप से संज्ञान गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, और शायद सरकार इस दिशा में काम कर रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस मॉड्यूल का पूरी तौर पे खुलासा होना चाहिए। सरकार का अगला कदम क्या होगा, इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार निश्चित रूप से इसे गंभीरता से ले रही है, और इस पर कोई कड़े कदम, किसको फांसी पर लटकाना, यहाँ 4 लोगों को फांसी पर लटका करके हमें नहीं लगता कि समस्या का कोई समाधान हो पाएगा। जो लोग खुद ही जो है एक आत्मघाती बन करके और वहाँ पर जा रहे हैं, जब ये जानते हैं कि वहाँ इतनी, हो सकता है कि अगर उस समय सुरक्षा एजेंसियों ने, तमाम लोगों ने निशाने पे, सारे लोग ढेर भी हो जाते। लेकिन उन सारी चीज़ों के बाद भी हमें ये देखना है कि इस मॉड्यूल के पीछे की क्या कहानी है। जहाँ पर पहले आतंकवादी दूसरे तरीके से तैयार किए जाते थे, अब देश में डॉक्टर, इंजीनियर और भी टेक्नोक्रेट्स, आप समझिए प्रोफेशनल्स, ऐसे लोगों का अगर ब्रेन वॉश होता है और इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इस पर हमको लगता है कि NIA से लेकर तमाम हमारी जांच एजेंसियों को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। और शायद ये वक्त भी आ गया है कि इस तरह की घटनाओं का किस तरह से, ये तो ऐसा ही जैसे वायरस जो होता है ना, अपना नेचर बदल लेता है, तो अब ये देखिए ना किस ढर्रे पर जा रहा है, तो इसको भी जानना होगा। और हमें लगता है कि सरकार जिस तरह से आज डिसीजन ली है कि ये आतंकवादी हमला है, तो निश्चित रूप से इस दिशा में काम करेगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए समय भी हो गया है। मुझे लगता है कि ऐसा विषय है जो सुरक्षा की दृष्टि से भी, भारत के लिए भी, देश का दिल दिल्ली है, तो हमें उन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और राजनीति से इतर विषय है, देखिए, क्योंकि समय तो हो गया है, फिर भी 2 मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। भैया 10 सेकंड में सर बोलिएगा, आप लोग लड़ेंगे, मुझे जाना पड़ेगा प्लीज़, क्योंकि हमारा भी अपना एक समय सीमा का प्रोटोकॉल है। कई बार मैं उसको तोड़ के आपको समय देती हूँ और आप लोग लड़ने लगते हैं। बोलिए शिवानंद जी। राखी जी, देखिए, देश सर्वोपरि है, हिंदुस्तान सर्वोपरि, सुरक्षा हम भी मदद करेंगे, हम भी भारतीय है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी से काम होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। अभी भी अलर्ट है, अभी भी धोखा है इंडिया को। मुंबई तो पूरा पुलिस आर्मी लग गया, पूरा आज भी रेड अलर्ट है, यूपी है। और मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी सर को, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जरा इसमें ध्यान दीजिए। चुनाव होता है, जाता है, हारेंगे जीतेंगे, ये चलेगा कि भाई युति को रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन कम से कम सुरक्षा तो दीजिए, कम से कम। ठीक है शिवानंद जी। केसी जैन जी बोलिए जल्दी से। सेफ्टी तो कीजिए। ठीक है। देखिए राकेश जी, जिस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसी ने काम किया है, और ये कह देना कि 3000 किलोग्राम विस्फोटक आ कैसे गया,
उसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि किस तरीके से बड़ी घटना को रोका गया और 3000 किलोग्राम विस्फोटक वहां तक दिल्ली तक नहीं पहुंच पाया, उसको फरीदाबाद में कैच किया गया, पकड़ा गया उसको। साथ ही साथ जो इसके जितने भी ये स्लीपिंग मॉड्यूल है, जो लोग इससे जुड़े उनके सारे की तार कितनी तेजी से 24 घंटे के अंदर किस तरीके से बड़े नेक्सस को इसमें तोड़ा गया है, बड़ी लोगों पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इनको पकड़ने का काम नहीं किया कांग्रेस ने, इनका साथ दिया दिल्ली में जब इस तरीके की नारेबाजी। कांग्रेस के नाम पे ठीक रहा तो खुद की बोलो ना। अभी सर मैंने पहले ही कहा था आप लोग प्लीज आपस में झगड़ा मत करिएगा, ये बहुत खराब लग रहा है मुझे इस विषय पे। इस तरह की चीजें ना हो तो बेहतर होगा। अभी 11 साल तो बैठे हैं। अपनी अपनी कमियों को यदि स्वीकार लेंगे तो शायद ये चीजें नहीं होंगी। ये विषय राजनीति का नहीं था, मैंने पहले ही कहा। समय हो गया और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, जम्मू कश्मीर से बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, हरियाणा यूपी तक ये पूरे कनेक्शन जुड़ रहे हैं। लेकिन ये कड़ियां अब आएंगी असल में सामने, क्योंकि अब इस घटना को सरकार ने आतंकी घटना मान लिया है। जब आतंकी घटना मान लिया है तो जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, जो कहा गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, वो आप समझिए कि उस पर किस तरीके का एक्शन आगे होगा। लेकिन जिस मॉड्यूल को बनाया गया, जो ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जो पहले से एक्टिव थे, पेशे से डॉक्टर बनकर जो चीजों को कर रहे थे, आप समझिए ये इतना आसान नहीं है। तो ये एक अलग चेहरा आतंकवाद का नजर आया है। अब हम इसको आतंकवाद कह सकते हैं। इन सारी चीजों से सतर्क रहने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।